हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 9th ऑफ जनवरी टू 12th ऑफ जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज जैसा कि आप सभी को पता है टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक रिवीजन यानी प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस। इसके अलावा हमने एक कैंपेन चलाया है, मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन। पर्टिकुलरली यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश के डिफरेंट जिलों को जिलेवार हम लोग वहाँ के स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसका फायदा आपको मध्य प्रदेश पटवारी यानी एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड या एमपी के डिफरेंट एग्जाम्स में मिलने वाला है। एमपी पीएससी भी इंक्लूड कर सकते हैं आप बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश स्टैटिक कैंपेन से आप जुड़िए और अपनी भागीदारी इसमें दीजिए। आपको कैसे अपनी भागीदारी देनी है वो सारी चीजें आपको वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में जो फर्स्ट न्यूज हमारे पास थी वो क्या थी? मध्य प्रदेश में रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो मुख्यमंत्री उस स्कीम का नाम क्या है? तो उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना। मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना। और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से लॉन्च की गई। और अगर पूछ लिया जाए किस पंचायत से, तो बकपुरा पंचायत से ये स्कीम को लॉन्च किया गया। बकपुरा पंचायत से इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अगर पूछ लिया जाए ये योजना कब लॉन्च की गई, तो 4 ऑफ जनवरी को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना कहां से लॉन्च की गई? टीकमगढ़ जिले से की बकपुरा पंचायत से ये लॉन्च की गई। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है आपकी, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके तहत लोगों को भूमि प्रदान की जाती है। यानी भूमि प्रदान की जाए यानी लैंड दिया जाता है। लैंड यानी भूमि दी जाती है कुछ लोगों को। ठीक है, अगर किसी की फैमिली बड़ी हो, सपोज किसी की फैमिली में 8 मेंबर हो, तो 8 मेंबर से, क्योंकि ऐसा माना जाता है सीएम शिवराज सिंह चौहान और इस पर्टिकुलर योजना के तहत 4 लोगों की एक फैमिली मानी जाती है। और वो 4 लोगों की फैमिली में से एक फैमिली को एक भूमि प्रदान की जाने वाली है पर्टिकुलर इस योजना के तहत। यानी वहां पर उनको उसका उसके उस भूमि के सारे राइट्स या पट्टा वगैरह आप जो भी समझते हैं, पट्टा रजिस्ट्री जो भी होता है, वो सारी चीजें इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला है। तो ये जो स्कीम है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड। चलिए सेकंड न्यूज हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर की न्यूज हमारे पास क्या थी? तो सेकंड नंबर की न्यूज हमारे पास थी कि जी20 समिट 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? जी20 फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है या समिट है 2023 की, कहाँ ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इंडिया की तरफ से शेरपा कौन होने वाले हैं? तो इंडिया शेरपा यानी इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करने वाले हैं? वो है अमिताभ कांत। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीजें रिसेंटली जी20 समिट के बारे में एफसीआई के एग्जाम में पूछा गया था। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक एग्जाम हुआ और उसमें क्योंकि ये जीके का पोर्शन है तो अपने और करंट अफेयर का पोर्शन है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप फिर से, क्योंकि 2023 में होने वाला है इसलिए अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया की तरफ से शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, इसके अलावा जी20 समिट कहाँ होने वाली है? दिल्ली में होने वाली है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा थर्ड नंबर की न्यूज क्या थी? तो थर्ड नंबर की न्यूज थी साइलेंट वैली से रिलेटेड। आपको याद क्या रखना है? साइलेंट वैली में रिसेंटली हुआ क्या? साइलेंट वैलीज में जो बर्ड स्पीसीज की संख्या है, यानी कि बर्ड स्पीसीज की जो संख्या है वो क्या है? बढ़ गई। बर्ड स्पीसीज का कहने का मतलब क्या? यानी कि जो चिड़ियों की प्रजाति है, यानी चिड़ियों की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हो गई? 175 हो गई संख्या। अब ये पूछ लिया जाए साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? ये केरला में स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए ये किस हिल में यानी किस पहाड़ी पर है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आप कहाँ से देखेंगे? प्रीवियस वीडियो से आप जाकर देखिए। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरला की नीलगिरी हिल में लोकेट करता है। चलिए फोर्थ नंबर की न्यूज हम लोग बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर की न्यूज हमने देखा था कि वाराणसी का जो कैंट रेलवे स्टेशन है, कैंट रेलवे स्टेशन है, वाराणसी का जो कैंट रेलवे स्टेशन है उसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है अंडर ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन। अब ईट राइट स्टेशन के तहत
कई रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, यानी कि या 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई, जिनमें से एक कौन सा है? वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर ये जो पर्टिकुलर ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, और उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल को यह पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, या आपको जानना जरूरी है कि ईट राइट स्टेशन के तहत बेसिकली ये सर्टिफिकेट क्यों प्रदान किया जाता है? इसके तहत इसलिए प्रदान किया जाता है, ये जो सर्टिफिकेट है ये उन रेलवे स्टेशन को प्रदान किया जाता है जिन रेलवे स्टेशन में न्यूट्रिशियस यानी साफ सफाई का काफी ख्याल, या हाइजीन का काफी ख्याल रखा जाता है, हाइजीन का काफी ख्याल यानी साफ सफाई रखी जाती है, और अच्छा खाना उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे रेलवे स्टेशन को ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये एफएसएसएआई ऑर्गेनाइजेशन या एफएसएसएआई संगठन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो एफएसएसएआई का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है क्या है, ठीक है, मतलब आपको बताया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आपको सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं 5th नंबर की न्यूज की। तो हमारी 5th नंबर की न्यूज क्या थी? तो 5th नंबर की न्यूज थी आईएसएसएफ। ये क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग, है ना? तो शूटिंग फेडरेशन है ये पर्टिकुलरली। तो इंटरनेशनल, अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। कई बार मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट करवा रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए या हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और आईएसएसएफ 2023 ये कहां होने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पर्टिकुलरली ये ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है आईएसएसएफ शूटिंग प्रतिस्पर्धा है, जिसमें पर्टिकुलरली शूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है? शूटर्स। तो मैंने आपको ऐसे 4 फेमस शूटर्स का नाम आपको बताया था, जिनमें से पहली कौन थी? श्रेया अग्रवाल। मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं नाम आपको बता देता हूं। श्रेया अग्रवाल, एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इसके अलावा चिंकी यादव, और एक और थी सुनिधि चौहान, ठीक है, सुनिधि चौहान, जिन्हें 2020 विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, पर्टिकुलरली शूटर्स का नाम भी आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस वीडियो में आपको जाकर देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं हम लोग अपनी 6th नंबर की न्यूज की। 6th नंबर की न्यूज फर्स्ट अंडर वाटर इंडियाज और साथ ही साथ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो का नाम क्या है? उसका नाम है कोलकाता मेट्रो। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? तो वो है कोलकाता मेट्रो। अगर इसकी लेंथ पूछ लिया जाए क्या है, तो लेंथ है इसकी 15 किलोमीटर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट मेट्रो कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट मेट्रो है आपकी अहमदाबाद मेट्रो। और इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट मेट्रो कौन सी है, तो वह है आपकी दिल्ली मेट्रो। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 7th नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? तो 7th नंबर की न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सियोम ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, सियोम ब्रिज। और ये जो सियोम ब्रिज है कहाँ लोकेट करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेट करती है। अरुणाचल प्रदेश में ये जो पर्टिकुलर ब्रिज है, ये इंडो चाइना बॉर्डर पर बनाई गई है। इंडिया और चाइना बॉर्डर पर ये बनाई गई एक ब्रिज है, जिसके तहत एक अल्टरनेट रूट मिल जाता है इंडिया से चाइना जाने का। तो अल्टरनेट रूट मिल जाता है, ठीक है। तो सियोम ब्रिज आपको ध्यान रखनी है, सियोम ब्रिज इंडो चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेट करती है। तो इस तरह से हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग कैंपेन की। जैसे हमने बात की थी, तो मध्य प्रदेश स्टार्टिंग कैंपेन में हमारा जो प्रमुख जिला प्रीवियस लेक्चर में हमने दिया था वो है विदिशा, और विदिशा के साथ साथ हमने देखा था सागर जिला। इनके बारे में हमें डिस्कस करना था, और इनके बारे में कुछ बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन बताई है अमीषा तिवारी जी ने और अंजलि त्रिपाठी जी ने। एक बार फिर से आप सभी इन सारी चीजों को पर ध्यान दीजिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं, या आप लोग देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मैं एक बार वेरीफाई करता हूं कि आपकी जो द्वारा दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सब कुछ सही है। क्योंकि आपकी वीडियो सिर्फ आप नहीं, इसके अलावा कई लोग देखते हैं, और ऐसे लोग भी देख सकते हैं कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें मध्य प्रदेश का स्टैटिक पोर्शन कवर करना है या पॉइंट वाइज कवर करना है, तो वो कैसे कवर करें? तो वो इस वीडियो को देख लें। उसके अलावा ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स के अलावा मैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूं,
उसके थ्रू आप इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं या मध्य प्रदेश के स्टैटिक क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा ये सब क्या है, ये मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन, हम लोग ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वही इन्फॉर्मेशन ये बता रहे हैं। अब भाई इससे क्या प्रॉफिट होगा? तो इससे प्रॉफिट बेसिकली ये है कि कई लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक से आप सभी लोग पढ़ते हैं और बुक में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ही रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा कई तरह की बुक्स होती हैं, मार्केट में कई तरह की बुक अवेलेबल है और आप सभी जो पढ़ते हो वो कोई एक ही बुक पढ़ते हो। आप चाह भी लो तो 2 से 3 बुक आप नहीं पढ़ सकते हो, और अगर आप ले लिए हो तो 2-3 बुक छोड़ दो, सिर्फ एक ही बुक पढ़ो, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कोई वीडियो देखते हो, किसी टीचर को फॉलो करते हो, तो वहां से आपको चीजें पढ़नी चाहिए, अपने खुद के नोट्स बनाकर पढ़नी चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे विदिशा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब सपोज करिए विदिशा के बारे में कुछ 4 से 5 फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल 5 फैक्ट। क्या यही सेम फैक्ट यहाँ पर भी है, यानी इन्होंने भी दिए हैं? बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई एक फैक्ट जो है वो अलग है, कोई ना कोई 1 या 2 फैक्ट आपको अलग मिल जाएगा जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो आपको लगता है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वही फैक्ट आपको देने हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ऑलरेडी एग्जाम पर्सपेक्टिव वाले फैक्ट हैं, तो आपको ये जो फैक्ट है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं अपने आप में। जिनको नहीं पता उनको नई चीजें पता चलेंगी, क्योंकि ये कई लोग कई तरह की बुक लेते हैं, मार्केट में एक बुक है तो वही बुक हर कोई फॉलो तो कर नहीं रहा है, या फिर वही इन्फॉर्मेशन सबको पता नहीं होती है। तो आपको चीजें यहाँ से कई तरह से बहुत ही अच्छी और रॉ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं पता हो तो आप अपने नोट्स में पर्टिकुलरली नोट डाउन जरूर कीजिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं करता हूँ तो आप लोग तो कर ही सकते हो, है ना। चलो, तो हम लोग देखते हैं। अमीषा तिवारी जी के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है विदिशा जिले के बारे में। अब हम लोग विदिशा जिले को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो विदिशा जिले को देखते हैं थोड़ा सा। जो ये विदिशा जिला है ये भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आता है, यानी भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं, भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिनमें से पहला खुद आपका भोपाल हो गया, दूसरा आपका रायसेन हो गया, तीसरा आपका राजगढ़ हो गया, राजगढ़। फोर्थ नंबर है आपका, फोर्थ नंबर आपका शायद है, बिल्कुल, फोर्थ नंबर आपका भोपाल में आपका आ गया सीहोर, सीहोर। और फिफ्थ नंबर आपका क्या आ गया? विदिशा, विदिशा। तो ये जो 5 जिले हैं ये कहाँ आते हैं? ये भोपाल संभाग में आते हैं। तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? तो विदिशा का पुराना नाम था, यानी एंशियंट नेम क्या था? बेसनगर। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेसनगर विदिशा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में थोड़ा सा लेट डिस्कस करूंगा, उसके पहले हम लोग क्योंकि एंशियंट नेम डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। तो एंशियंट नेम हमने देखा विदिशा का बेसनगर है। इसके अलावा यहाँ पर उदयगिरी केव्स बनवाई गई, यानी आपसे पूछ लिया जाए, अक्सर पूछा गया है कि उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश के किस शहर में लोकेट करती हैं? उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ये लोकेट करती हैं या स्थित हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये उदयगिरी केव्स जो पर्टिकुलर केव्स है ये जो केव्स है ये पर्टिकुलर गुफाएं किस काल के राजाओं के द्वारा बनवाई गई हैं? तो ये गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बनवाई गई केव्स हैं। ये जो उदयगिरी केव्स हैं, यानी यहाँ ये 20 गुफाओं का एक समूह है, यानी कि यहाँ पर टोटल 20 केव्स हैं, और 20 केव में केव नंबर फर्स्ट, अब नंबर की होगी, कोई सेकंड नंबर की, कोई थर्ड नंबर की, इस तरह से टोटल 20 केव है और उन्हें उन्हें नंबरिंग भी दे दी गई है, ठीक है। तो ये वाली बात अपने आप में आपको ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट नंबर की केव है और जो 20th नंबर की केव है, ये जो पर्टिकुलर केव है ये जैन धर्म से एसोसिएट करती है, जैन धर्म से एसोसिएटेड केव है। इसके अलावा केव नंबर 5 यानी गुफा नंबर 5 जो है, यहाँ पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की का स्टैच्यू देखने को मिलता है, वराह अवतार का स्टैच्यू देखने को मिलता है। तो बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि उदयगिरी केव्स गुप्ता डायनेस्टी 20 केव्स का एक समूह, केव नंबर 1 केव नंबर 20 जैन धर्म से एसोसिएट करती है, और केव नंबर 5 जो है वो वराह अवतार का स्टैच्यू यहाँ पर बनाया गया है भगवान विष्णु जी के। इसके अलावा खंबा बाबा या हेलियोडोरस पिलर, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेलियोडोरस पिलर यानी एक एक पिलर है, एक खंबा है ना, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हेलियोडोरस पिलर भी आप जानते हो, या फिर गरुण स्तंभ के नाम से भी जानते हो, या खंबा बाबा के नाम से भी जानते हो। तो 3 नाम है इसके, तो हेलियोडोरस पिलर या गरुण स्तंभ या खंबा बाबा, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेट करता है? विदिशा जिले में ये लोकेट करता है। अब बात कर लेते हैं हेलियोडोरस की। तो ये जो हेलियोडोरस है वो कौन था? एक ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था। इसे किसने भेजा था? तो इसे इंडो ग्रीक किंग एंटियल सिदास ने भेजा था, एंटियल सिदास ने भेजा था। एंटियल सिदास ने किसके पास भेजा था? तो भारत में, यानी इंडिया में जो शुंग रूलर हैं, शुंगा रूलर भागभद्र के दरबार में भेजा था, भागभद्र के दरबार में भेजा था। किसे? हेलियोडोरस। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है, पूछा क्या जाएगा इसमें? बेसिकली आपको हेलियोडोरस
कैसा एम्बेसडर था, कहाँ का एम्बेसडर था? तो एक ग्रीक एम्बेसडर था। किसने भेजा था? एनटीएस दास ने। कहाँ भेजा था? भारत में शुंगा रूलर भागभद्र के पास भेजा था। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो मध्य विदिशा जो जिला है, अक्सर एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हॉटेस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का हॉटेस्ट प्लेस यानी सबसे गर्म स्थान, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है गंज बसौदा। ये जो गंज बसौदा है, ये तहसील है कहाँ की? विदिशा। विदिशा विदिशा जिले में एक तहसील है गंज बसौदा, और वहां पर मध्य प्रदेश का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का हॉटेस्ट प्लेस है आपका कौन सा? गंज बसौदा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न कैसा पूछा सकता है? मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? तो हाईएस्ट टेम्परेचर विदिशा यानी गंज बसौदा में रिकॉर्ड किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? अगली इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट दी है अंजलि त्रिपाठी जी ने, वो क्या है? सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना या इरिगेशन प्रोजेक्ट। सम्राट अशोक सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट ये भी कहाँ है? विदिशा में है। और किस रिवर पर बनाया गया ये प्रोजेक्ट है? तो ये हलाली रिवर, आपको रिवर का नाम भी ध्यान रखना है, हलाली रिवर पर बनाया गया ये प्रोजेक्ट है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सम्राट अशोक सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसकी मदद से कई जगहों में आसपास के एरियाज में सिंचाई की जाती है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की सहायता से। तो सम्राट अशोक सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट हलाली रिवर, आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। चलिए बात करते हैं अब कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में। कैलाश सत्यार्थी जी अपने आप में एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। और कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म जो कहाँ हुआ है, वो कहाँ है? विदिशा में हुआ है जन्म। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म हुआ है विदिशा जिले में, और ये आंदोलन करता थे। आंदोलनकर्ता, आंदोलनकर्ता। इन्होंने बेसिकली जो आंदोलन किया है वो चाइल्ड राइट यानी कि चाइल्ड राइट यानी बच्चों के अधिकार या बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन को लेकर इन्होंने कई तरह के आंदोलन किए हैं। और उनमें से एक कैंपेन का नाम क्या है? बचपन बचाओ कैंपेन। बहुत ही फेमस कैंपेन है, और इसकी वजह से यानी बचपन बचाओ कैंपेन, आप सोचो ना कितनी जबरदस्त बात है कि बचपन बचाओ कैंपेन, बच्चों के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। बच्चों के लिए आज तक किसी ने आंदोलन किया है क्या? आपने सुना होगा एक नाम मलाला यूसुफजई का, जो कि पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है। उन्होंने बच्चों के लिए एक जबरदस्त कैंपेन चलाया था। और उसके बाद आप कुछ नाम सुनते हो, और उनमें से एक प्रमुख नाम है कैलाश सत्यार्थी जी। भारत में सबसे ज्यादा जो कैंपेन बच्चों के अधिकारों के लिए किया गया है वो है किसने किया है? कैलाश सत्यार्थी जी। मैं आपको बताऊं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लगभग 80,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने बचाया है। इन्होंने बचाया है। अब बचाया कैसे? बचाया क्योंकि बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर करते थे, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में काम कहीं कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ऐसी जगह जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है ना, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार है, या स्लेवरी का शिकार है, यानी गुलामी कर रहे हैं किसी की, या फिर ह्यूमन उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है, उनको बेचा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं। 80,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने बचाया है। और इनकी मदद से ये बच्चे, आप सोचो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 80,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने बचाया। और ये कैंपेन चलाया था उसी समय पर, बचपन बचाओ कैंपेन। बचपन बचाओ कैंपेन, आपको ध्यान रखना है, बचपन बचाओ कैंपेन किससे रिलेट करता है? कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा चलाया गया एक कैंपेन है। और 2014 में यानी कि 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। नोबेल प्राइज अवार्ड इन्हें से सम्मानित किया गया था 2014 में। किसके साथ? ये जो अकेले नोबेल प्राइज इन्हें नहीं मिला था, इसके अलावा नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफजई को भी 2014 में ही मिला है, जो कि पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, इंडिया में कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई का। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बचपन बचाओ कैंपेन कैलाश सत्यार्थी जी का एक चलाया गया एक कैंपेन है। चलिए बात करते हैं सागर डिवीजन की। ठीक है, सागर डिवीजन की। सागर डिवीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो सागर डिवीजन के अंतर्गत टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, है ना। तो सागर डिवीजन का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? सागर में है। और सागर डिवीजन के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें से उन 6 जिलों के नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जिला तो आप सागर ही याद रख सकते हैं। तो पहला जिला है आपका सागर, दूसरा है आपका दमोह, तीसरा है आपका पन्ना, पन्ना। फोर्थ नंबर का डिस्ट्रिक्ट है आपका छतरपुर, छतरपुर। इसके अलावा आपका टीकमगढ़, टीकमगढ़। और टीकमगढ़ के अलावा आपका निवाड़ी। ठीक है, तो ये 6 जिले कहाँ आते हैं? तो आपसे क्वेश्चन क्यों है, ये पर्टिकुलर चीज भी मैं कवर कर रहा हूँ, अभी तक मैंने नहीं की थी, जो कि अब मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। कई बार एग्जाम में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं जहां पर आपको इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है कि दमोह, जो अगर आपसे पूछा जाए जो दमोह जो जिला है ये किस डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक जिला है? तो सागर डिवीजन के अंतर्गत आने वाला एक पर्टिकुलर जिला है। ठीक है, तो एक सेकेंड, चलिए बात करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश की बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कौन सा है? नौरादही सेंचुरी। स्मॉलेस्ट कौन सी है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, राला मंडल इंदौर, राला मंडल इंदौर।
ठीक है। रालम मंडल इंदौर मध्य प्रदेश की स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, यानी सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी है? नौरादेही सागर, नौरादेही सागर, ठीक है, नौरादेही सागर। इसके अलावा मध्य प्रदेश की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। अपने आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ये भी कहाँ है? सागर में लोकेट करती है। इसके अलावा अगर बात करें, बिल्कुल 1946 में से बनाया गया था, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन अजय त्रिपाठी जी ने दी है कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की कौन सी है? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, 1946 में इसकी स्थापना की गई। यानी कि सोचिए कि भारत जब आजाद नहीं हुआ था उसके पहले ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। इसके अलावा सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, सती प्रथा के साक्ष्य एरन में मिले हैं। द ओनली एविडेंस ऑफ सती इन इंडिया एरन, क्या सती फर्स्ट रिटन एविडेंस इन इंडिया कहाँ मिले हैं? ये सागर, एरन सागर। तो ऐसा आपने देखा होगा, एरन सागर, एक सेकेंड, एरन सागर में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं? एरन सागर में मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की फर्स्ट फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थित है? तो फॉरेंसिक लैब भी स्थित है कहाँ है? सागर में। स्टील कॉम्प्लेक्स भी स्थित है कहाँ? सागर में। तो स्टील कॉम्प्लेक्स भी कहाँ स्थित है? सागर में। इसके अलावा अगर बात करें फोर्ट की, तो सागर में, पर्टिकुलरली सागर में राहतगढ़, राहतगढ़ राहतगढ़ के अलावा गढ़ा कोटा, ये दो किले, या आप ऐसा बोले फोर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट या किले, मौजूद है। राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड या सिटी ऑफ लेक्स भी कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सागर जिले की। तो सागर जिले में आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मध्य प्रदेश की बिगेस्ट सेंचुरी नौरादेही सेंचुरी। इसके अलावा सती प्रथा के साक्ष्य एरन सागर में मिले हैं। अपने आप में कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, आप 5 स्टार रेटिंग लगा सकते हैं। राहतगढ़ फोर्ट कहाँ है? तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉरेंसिक लैब कहाँ है? सागर में। इसके अलावा ऑलरेडी हमने कवर कर लिया कि बिगेस्ट सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ है? नौरादेही। और फेमस फोर्ट राहतगढ़। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्पी एंड फॉर्मेट में आपको पता चल गई। और मुझे लगता है विदिशा के बारे में आपको मोस्ट ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन, विदिशा और सागर के बारे में आपको मोस्ट ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। इस वजह से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको एक ही जगह एक ही स्लाइड में मिल गई। अब आप सोचिए, सारी चीजें आपको रिवाइज भी हो गई। जिनको पता है ऑलरेडी उनका रिवीजन हो गया, मध्य प्रदेश के स्टैटिक पोर्शन, और जिनको नहीं पता है उन्हें नई चीजें पता चल गई। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको ये वर्ड पसंद आता है। तो इसी तरह से आप कमेंट सेक्शन, आज हमारा जो भी जिला होगा, जो भी जिला आएगा मध्य प्रदेश का कि करंट अफेयर में जो भी जिले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में आपको 3 फैक्ट आगे बताने होंगे। तो आप सभी लोग इस कैंपेन का हिस्सा बनिए, सभी लोग जिनको पता भी है, और आप जो 3 फैक्ट देने वाले हैं वही किसी अदर व्यक्ति ने दे दिए, फिर भी आप दीजिए, क्योंकि आप ये पर्सनल तैयारी है, आपका एग्जाम कोई और लिखने नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए और वो 3 फैक्ट जरूर बताइए, क्योंकि उससे आपका, क्योंकि आप जितनी बार चीजों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उतनी देर तक वो चीजें याद रहती हैं। इस वजह से आपका अपना फायदा इसी में है कि आप चीजों को लिखिए ज्यादा से ज्यादा, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताइए, हमसे साझा कीजिए, हम लोग वही चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कवर कराया है, ऑलरेडी मैंने ये वाली बात ऑलरेडी कवर कराई है प्रीवियस लेक्चर्स में, कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। बेसिकली ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये एनआरआईज के लिए है, मनाया जाने वाला एक दिवस है। कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया इंदौर शहर में, ठीक है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये जो पर्टिकुलर दिवस है? तो इस दिन यानी 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे, इसी दिन को 1915 में, यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या है, साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इस वजह से ये दिवस पर्टिकुलरली मनाया जाता है, यानी एनआरआई। अब एनआरआई जो होते हैं, एनआरआई ये मतलब ऐसे इंडियन सिटीजन जो कि विदेशों में रहते हैं, सिंपल सी बात। तो वो जो सिटीजन है, वो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि इस वजह से ये पर्टिकुलर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस टाइम पर, यानी ये जो दिवस मनाया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये इंदौर में मनाया गया। और इस बार की जो पर्टिकुलरली थीम रही है, थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम फॉर प्रवासी भारतीय दिवस क्या रही है? डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एनआरआई क्योंकि बाहर रहते हैं और बाहर उनकी इनकम ऑलरेडी ज्यादा होती है इंडियन के कंपैरिजन। जैसे यूएस में कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ की जो करेंसी है वो यहाँ से काफी मजबूत है, इस वजह से वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और उसकी वजह से उसका इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी में भी पड़ता है। इस वजह से ये पर्टिकुलर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। तो डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये पर्टिकुलरली थीम रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इनॉग्रेशन किसने किया है? तो ये जो पर्टिकुलरली 9 जनवरी 2023 को ये जो प्रवासी भारतीय दिवस जो कि इंदौर में मनाया गया, ध्यान रखना है कहाँ मनाया गया है, इंदौर में मनाया गया। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? तो चीफ गेस्ट रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयना के क्या है, प्रेसिडेंट है, गुयना के प्रेसिडेंट है। इन्हें ये रहे हैं चीफ गेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है चीफ गेस्ट कौन रहे हैं, तो चीफ गेस्ट गुयना के प्रधानमंत्री मोहम्मद इरफान अली।
अब आपको लग रहा होगा यही सारी चीजें हिंदी में भी पता होनी चाहिए, तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद अरफान अली ये गुयना के प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। इसके अलावा सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 110% किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। क्वेश्चन ये है कि ओडिशा सीएम पटनायक पटनायक इनॉग्रेट बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई, इन्होंने इनॉग्रेशन किया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का, और ये जो स्टेडियम है ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अब बिरसा मुंडा जी के बारे में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है, फिर कई सारी चीजें जब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बिरसा मुंडा आप सिंपल सा भी इतना जानिए, ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इसके अलावा जब बिरसा मुंडा जयंती जब मनाई गई थी तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दिसंबर की या नवंबर के करंट अफेयर्स में, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम, ध्यान रखना है, हॉकी स्टेडियम, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द कंट्री इज बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। नाम आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इंडिया। इसके अलावा ये किस राज्य में स्थित है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये राउरकेला ओडिशा में स्थित है, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेडियम है राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो इंडिया का पहला मैच है स्पेन के खिलाफ वो होने वाला है इसी स्टेडियम में 13 जनवरी को। तो 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ इंडिया का पहला मैच स्पेन के खिलाफ होने वाला है। तो पहला मैच ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया किस किसके साथ पहला मैच हुआ यहाँ पर, तो इंडिया वर्सेस स्पेन के बीच पहला मैच किया गया। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी। तो 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, उड़ीसा। इसके अलावा सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द कंट्री का नाम क्या है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इसके अलावा थर्ड न्यूज आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया और स्पेन का पहला मैच होने वाला है स्टेडियम। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है सूर्य कुमार यादव बिकम्स फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन इन टी20, यानी टी20 आईज में, यानी टी20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने 1500 रन बनाने वाले ये सबसे तेज प्लेयर बन गए। ना कि पहले प्लेयर नहीं है, ध्यान रखना है, सबसे तेज रन बनाए हैं, 1500 रन बनाए हैं किसने, सूर्य कुमार यादव ने। इसके अलावा और कौन प्लेयर बना चुके हैं, तो विराट कोहली, केएल राहुल और एरॉन फिंच, और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ऑलरेडी 1500 रन बना चुके हैं। इन्होंने 39 पारियां ली थी। तो सबसे तेज, क्योंकि रिसेंट की न्यूज क्या है, सूर्य कुमार यादव ने रिसेंटली सबसे तेज 1500 रन बनाए हैं टी20 आईज में। चलिए बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। अब ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये इंश्योर करता है कि किस देश का पासपोर्ट स्ट्रांग पोजीशन रखता है या ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो जिस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर होता है या सबसे स्ट्रांग होता है तो उनकी रैंकिंग फर्स्ट होती है, जाहिर सी बात है। तो ऐसी ही कुछ इंडेक्स बनाई गई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और इंडेक्स से रिलेटेड हम लोग बहुत ही जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली सारे इंडेक्स को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, 68th रैंक रही है, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक रही है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऐसी कंट्री कौन सी है जिसकी लगातार फर्स्ट रैंक आ रही है, तो जापान का नाम आपको ध्यान रखना है। जापान की रैंक क्या है, फर्स्ट है। जापान की रैंक क्या है, फर्स्ट है। इसके अलावा सिंगापुर और साउथ कोरिया की सेकंड रैंक है। सिंगापुर और साउथ कोरिया की रैंक क्या है, सेकंड है। और इंडिया की रैंक क्या है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इंडिया की रैंक क्या है, 85th। तो इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 85th। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, इंडिया की रैंक ये है 85th रैंक है इंडिया की। फर्स्ट रैंक याद रखिए आप, और लास्ट यानी कि इंडिया की रैंक याद रखिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, सिर्फ इतना। बाकी सारी चीजें आप भूल सकते हैं, क्योंकि आपको सारे इंडेक्स में हर एक चीजें याद नहीं रह सकती, सिंपल सी बात। अगर आप नहीं याद रख सकते तो आप क्या याद रख सकते हो, तो कुछ रॉ इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो। रॉ इन्फॉर्मेशन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। रॉ इन्फॉर्मेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पासपोर्ट आप समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी बात, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इस और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान की रैंक क्या रही है, फर्स्ट रही है, आपको ये वाली बात याद रखनी है। और सेकंड और थर्ड अगर आपको याद हो जाए तो आप याद रखना, अदरवाइज आप इंडिया की रैंक याद रखिए। इंडिया की रैंक क्या है, 85th रैंक है इंडिया की। तो इंडिया की रैंक कौन सी है, 85th रैंक है। आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है।
चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली चीज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में टॉर्च और थीम सॉन्ग और इसके अलावा मैस्कॉट को अनवील किया गया है। अब आपको पता होगा कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो फिफ्थ एडिशन है वो कहाँ होने वाला है, ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, मध्य प्रदेश में। अब ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के टॉर्च, टॉर्च में किसका नाम है, तो टॉर्च में अमरकंटक का नाम है, ध्यान रखना है, टॉर्च में अमरकंटक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमरकंटक। थीम सॉन्ग क्या है, तो थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। हमारे जो सिंगर है शान कुमार, कुमार शानू नहीं है, शान, शान एक सिंगर है, उन्होंने ये गाना गाया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यही सारी चीजें आपको यहाँ हिंदी मिल जाएगी। तो पांचवें संस्करण इसका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवा संस्करण होने वाला है, कहाँ होने वाला है, मध्य प्रदेश में होने वाला है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसका जो शुभंकर है वो क्या है, आशा। शुभंकर मतलब मैस्कट। मैस्कट क्या है, मैस्कट का नाम आपको ध्यान रखना है, आशा। इसके अलावा इसका थीम सॉन्ग क्या है, थीम सॉन्ग है आपका हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, जिसे मशहूर सिंगर शान ने गाया है। इसके अलावा इसकी मशाल का नाम क्या है, तो अमरकंटक रखा गया है। तो मशाल का नाम क्या रखा गया है, अमरकंटक, जिस पर मां नर्मदा की आकृति भी खुदी हुई है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में ये जो पर्टिकुलर गेम्स है आयोजित किए जाएंगे रिसेंटली। कब, 31 जनवरी से 11 फरवरी। अब आपको ये थोड़ी याद रखना है, डेट डेट नहीं याद रखना है। पहली बार मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित हो रहा है उसमें काइकिंग कैनोइंग, ये एक पानी में खेला जाने वाला एक खेल है, कैनोसैलम और फेंसिंग। काइकिंग कैनोइंग, कैनोसैलम और फेंसिंग, ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है पर्टिकुलरली। ये जो पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स पहली बार ये खेलो इंडिया गेम्स का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ऑलरेडी काइकिंग कैनोइंग पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से तीन स्पोर्ट्स को पहली बार इनका पार्टिसिपेशन होने वाला है या इस संस्करण का ये हिस्सा बनने वाले। तो ये वो तीन स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो कैकिंग कैनोइंग, कैनोसैलम और फेंसिंग। ठीक है, तो ये तीन स्पोर्ट्स का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से हैं, कैकिंग कैनोइंग, कैनोसैलम और फेंसिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली चीज। तो इसके पहले कहाँ खेला गया, तो फोर्थ नंबर इसके पहले फोर्थ नंबर का जो एडिशन है, फोर्थ नंबर का एडिशन है वो हरियाणा में आयोजित किया गया था। और फिफ्थ नंबर का कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो फिफ्थ नंबर का आयोजित किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली चीज की। अगली न्यूज जो है वो हम क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसके तहत पर्टिकुलरली क्या किया जाता है, यानी ये समिट क्या है, एक तरह की मीटिंग आप कह सकते हैं या लुभाने का तरीका है इन्वेस्टमेंट को। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर समिट्स ये कहाँ आयोजित की गई, तो इसे इनॉग्रेट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और ये इंदौर में आयोजित की गई। इस पर्टिकुलर समिट में इन्वेस्टमेंट को रेज किया जाता है, यानी कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स जितने भी, उन्हें आकर्षित किया, उन्हें बुलाया जाता है, एक मीटिंग कराई जाती है और उन्हें कहा जाता है, यानी हमारे राज्य की सरकार, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार क्या बोलती है उस मीटिंग में पर्टिकुलरली कि आओ हमारे राज्य में इन्वेस्ट करो, हमारे राज्य की खूबियां वो बताएंगे, यानी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब एक खूबियां बताएंगे कि हमारे राज्य में ये पर्टिकुलरली ये सारी चीजें हैं, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो आपको काफी फायदा होगा। तो इस तरह से नई नई इंडस्ट्रीज को यहाँ बुलाने की पर्टिकुलरली ये मीटिंग है, आप ऐसा समझ सकते हो। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया और ये कहाँ आयोजित की गई, तो ये इंदौर में आयोजित की गई। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ के जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट, किन दो चीफ गेस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, तो उन चीफ गेस्ट का नाम आप ध्यान रखना, जैसे कि वही गुयना के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद इरफान अली, और सुरीनाम एक कंट्री है, सुरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये दो लोग क्या है, ये दो लोग प्रमुख चीफ गेस्ट रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम फॉर ग्राम प्रोडक्शन, ग्राम यानी चना, चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका सही जवाब है दमोह। दमोह, दमोह का जो चना है पर्टिकुलरली वो उसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा सागर का कौन सा जिला है, तो जैसे ही मैंने डिस्कस किया दमोह, तो दमोह से रिलेटेड आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगी सागर, और सागर से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल मशीनरी, यानी कृषि उपकरण यंत्र। और कृषि उपकरण यंत्र किस जिले की प्रमुख पहचान बन गया है और किस जिले का यह प्रोडक्ट है जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत रखा गया है, तो वो है सागर। तो एग्रीकल्चरल मशीनरी सागर, इसके अलावा चना दमोह। तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। वैसे ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ कुछ जिलों की पता होनी चाहिए, जैसे दमोह में चना और सागर में एग्रीकल्चरल मशीनरी। अब हम लोग इस मैप की सहायता से कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था भिंड का, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के उत्पादों को डिस्कस करने वाले हैं। भिंड में कौन सा है, तो भिंड का सरसों मैंने आपको बताया था, मस्टर्ड। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मंडला प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था मंडला, सीधी और आपका डिंडोरी। यहाँ पर कोदो कुटकी कॉमन था, बिल्कुल सिंपल सी बात। सागर और दमोह के बारे में हमने आज जान लिया। तो सागर का क्या है, एग्रीकल्चरल मशीनरी। और इसके अलावा दमोह का क्या है, तो दमोह का चना यानी कि ग्राम। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ चना, यहाँ का बिल्कुल चना। इसके अलावा सिवनी, बिल्कुल मंडला के बगल में सिवनी, यहाँ का आपने देखा था जंबो सीताफल, आपको बिल्कुल अभी तक तो याद हो गया होगा जंबो सीताफल, जिसे आप कस्टर्ड एप्पल भी जो बोलते हो, तो कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली न्यूज की। अगली न्यूज है हमारी, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हृदय दृश्यम फोक आर्ट फेस्टिवल 2023 विल बी ऑर्गेनाइज। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में हृदय दृश्यम फोक आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में हृदय दृश्यम। ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, आर्ट फेस्टिवल है, फोक आर्ट फेस्टिवल है, आप ऐसा बोलिए, 2023 का कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, भोपाल इंदौर में। इसमें बेसिकली जो नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल आर्टिस्ट होते हैं, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो या फिर लोकल आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का आयोजन करके। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का आयोजन करके या महोत्सव का आयोजन करके ऐसे सभी लोकल आर्टिस्ट, ऐसे सभी नेशनल या इंटरनेशनल आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है कि अपनी आर्ट का वो प्रदर्शन कर सके, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो कि कंट्री का सेकंड और मध्य प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी बन गई है। तो आपको ध्यान कर क्या रखना है, मध्य प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने आप में कई स्टार आप लगा सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, सांची का नाम आपको ध्यान रखना है। सांची जो कि कहां लोकेट करता है, रायसेन में। अब सांची का नाम जैसे ही आपको ध्यान आता है तो सांची से आपको याद आता होगा स्तूपा के बारे में, यानी सांची स्तूपा के बारे में। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, सांची मध्य प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी है। इसके अलावा सांची आपको याद आता होगा कि सांची से आपको याद आता होगा सांची स्तूपा जिसे किसने बनवाया था, सांची स्तूपा। ये एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, बुद्धिस्ट स्तूपा है, बुद्धिस्ट स्तूपा है, बुद्धिस्ट स्तूपा है। और यानी बुद्धिज्म से रिलेटेड, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक स्तूप है। और इसे बनाया था सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली करा दिया है आपको, वो क्या है, फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इन इंडिया। इंडिया में पहली सोलर पावर्ड विलेज कौन सी है, तो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड विलेज है मोढेरा, गुजरात। मोढेरा एक गांव है गुजरात में जो कि पहला विलेज है जो कि पूरी तरह से सोलर पावर्ड है। यानी उस पूरे गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर बिजली सरकार के द्वारा दी जाती है या सरकार के द्वारा अन्य स्रोतों से दी जाती है। वहां पर पूरी तरह से सोलर पावर का यूज किया जाता है, सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है लाइट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो मोढेरा गुजरात ये फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इन इंडिया है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है, किसी न किसी एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची और पूरे इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है, मोढेरा गुजरात। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, यानी मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना जो है, ये किस मध्य प्रदेश के किस शहर में लॉन्च की गई। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में लॉन्च की गई है, पन्ना, सतना, टीकमगढ़ या मंदसौर, आपके ऑप्शन है। इसका जवाब आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है, सिंपल सी बात। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ब्रिज विल ओपन एन अल्टरनेटिव रूट टू इंडो चाइना बॉर्डर रिसेंटली। कौन सा ब्रिज है जो कि एक अल्टरनेटिव रूट प्रदान करता है इंडो चाइना बॉर्डर, इंडिया से चाइना जाने के लिए। उस ब्रिज का नाम आपको बताना है, भूपेन हजारिका, महात्मा गांधी ब्रिज, धोला सादिया ब्रिज या सियोम ब्रिज, ठीक है। तो अल्टरनेटिव रूट कौन प्रदान करता है, इसका जवाब भी आप कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, अगर किसी भी तरह का सजेशन हो, तो वो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर अपने सुझाव दे सकते हैं या अपने सजेशन या अपने सवाल पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप कहीं नहीं जुड़ना चाहें तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ओपन ही है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आप कुछ अच्छा फीडबैक इस पूरे सेशन से रिलेटेड देना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुझाव देना चाहते हैं, तो जरूर दीजिए। हम लोग लगातार इंप्रोवाइज करते रहेंगे और आपकी ही मदद से हम लोग लगातार बेहतर बनते रहेंगे। और अगर आपको ये पूरा सेशन, ये पूरा वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।